हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कुछ दिनों पहले आज तक के एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को सियासत का लैला बताया था। अब उस सियासी लैला का मजनू मिल गया है। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको दिखा दें ये अहमदाबाद के आसमान में ओवैसी की पतंग। भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिहार, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक ओवैसी की चुनावी पतंगबाजी ने सियासत की हवाओं में ऐसी खलबली बढ़ा दी है कि सब अपना अपना मांझा कसने में जुट गए हैं और ओवैसी की पतंग काटने के तरीके ढूंढ रहे हैं। मकर संक्रांति पर गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में उतरने जा रहे ओवैसी की पतंगे अहमदाबाद के आसमान में एक बेझिझक झांकी दिखा रही हैं, तो उनके गढ़ हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाली पतंगे। ओवैसी मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में दांव आजमाते हैं। मुस्लिम वोट बंटने से इसका नुकसान बीजेपी की विरोधी पार्टियों को होता है और फायदा बीजेपी को। तभी बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अपनी खुशी छिपा नहीं पाए। उनसे रहा नहीं गया, बोल गए कि जब जब ओवैसी की पतंग उड़ी तब तब बीजेपी के विरोधियों की पतंग कटी और आगे बंगाल और यूपी में ओवैसी बीजेपी के विरोधियों की ही पतंग काटेंगे। हम चाहते कि ये ओवैसी साहब यहाँ पर आए और हर काम अच्छे से करे और हर काम फतेह करे। साक्षी महाराज दरअसल समझा तो रहे थे कि मुस्लिम मतदाता को बीजेपी के नाम पर डराया जाता है, लेकिन इसी दौरान ओवैसी पर दिल की बात जुबान पर आ गई थी। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज के इस बयान पर लिपापोती करने मैदान संभाला मुख्तार अब्बास नकवी ने। कहा ओवैसी की पार्टी देश हित में नहीं है। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया। बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो बड़ी संख्या में मुसलमान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। ओवैसी 12 जनवरी को एक दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। ओवैसी की नजर मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। यूपी में ओपी राजभर की पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, लिहाजा दोनों जौनपुर दीदारगंज होते हुए आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान दोनों जौनपुर के गुरैनी मदरसा गए और मुस्लिम बहुल गांव माहुल में अपने समर्थकों से मिले। ये इलाका समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाला है। एमवाई कॉम्बिनेशन वाली समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट कितना मायने रखता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस समय अखिलेश यादव की पार्टी के 49 विधायक हैं। इनमें से 17 विधायक मुस्लिम हैं। वहीं यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है, जो अब तक समाजवादी पार्टी के साथ माने जाते रहे हैं। यूपी में ओवैसी की एंट्री को अखिलेश यादव ने बीजेपी का खेल बता दिया। जहाँ तक सवाल है इनकी पार्टी का, ओवैसी साहब की पार्टी का, उनकी अपनी पार्टी है, वो कहाँ लड़ेगी कहाँ नहीं लड़ेगी, लेकिन वैचारिक रूप से हम बिल्कुल उस पार्टी के खिलाफ है। वो पार्टी पूरी तरह से देश के हित में नहीं है, काम करने वाली है। इस तरह के जो थके हारे लोग जो है वो बीजेपी को नहीं जिता रहे हैं। इसलिए जो है बीजेपी को जनता जिता रही है। कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम की बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी जो है वो हमेशा अव्वल टीम रही है और जनता उसके साथ है। तुम अपनी चिंता करो ना, ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स की चिंता करते करते जो है वो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो एकदम पूरी तरह से ध्वस्त और धाराशायी होती जा रही है। बिहार के बाद यूपी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले ओवैसी पर हर राज्य में बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछाने पहुंचे ओवैसी ने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया। भारतीय जनता पार्टी का खेल देखना आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होता है। अभी तो चुनाव में 1 साल है, 1 साल के अंदर न जाने क्या क्या देखने और सुनने को। बंगाल में भी है यही हाल।
बिहार के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर तेजस्वी का खेल बिगाड़ने के बाद उनकी एंट्री ममता दीदी को भी खल रही है। 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट मिले। 2016 में 50% मुसलमानों ने टीएमसी पर भरोसा जताया था। लिहाजा ओवैसी की नजर अब मुस्लिम वोट पर पड़ी तो ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर ओवैसी ने ललकारा, कहा मुसलमान किसी की जागीर नहीं, मैं किसी का बी टीम नहीं, मुझे खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। ओवैसी के ऑल इंडिया सियासी पतंगबाजी प्लान ने खास तौर पर उन पार्टियों के माथे पर बल ला दिया है जिन पर ओवैसी की वजह से अपनी सियासी पतंग के कटने का खतरा मंडरा रहा है। आशीष पांडे और गोपी मनियार के साथ आज तक ब्यूरो। आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के। पवन खेड़ा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM के जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, JDU के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश वार्ष्णेय, नेता CPI, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए सुधांशु जी, छिप ना सका, इजहार हो ही गया, इजहार करार, वो करार जिस पर आप लोग ढक्कन छिपाते फिरते, ये कहना है विपक्ष का कि वही कहा है आज साक्षी महाराज ने जो असली बात है। देखिए, पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि साक्षी महाराज के बोलते समय की आपने भाव भंगिमा नहीं देखी थी, कैसे कटाक्ष, बड़ी मुस्कान में बोल रहे थे, व्यंग कटाक्ष में, वो स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। जैसे बहुत से मीडिया के लोग, हम ही लोग कहते हैं राहुल गांधी हमारे लिए बड़े भारी एसेट है, इसका मतलब राहुल गांधी से हमारा गठबंधन नहीं है। या मीडिया के लोग भी कई बार कह देते हैं कि राहुल गांधी लगता ब्रांड एम्बेसडर बन गए भाजपा के। तो ऐसा तो नहीं कि कोई राहुल गांधी को वाकई भाजपा ने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। हाँ, मगर जो आपने कहा ना ढकी छुपी बात सामने आना, तो ढकी छुपी बात क्या, अब तो खुल्लम खुल्ला है। 35A पर ये लोग एक साथ, धारा 370 पर ये लोग एक साथ, राम जन्मभूमि पर ये दोनों लोग एक साथ, CA के ऊपर दोनों लोग एक साथ, आतंकवाद के इशू पर दोनों एक साथ, और ये आजमगढ़ जहां आज गए हैं ओवैसी। बताइए, दिग्विजय सिंह से लेकर राम नरेश यादव तक कांग्रेस के नेता, मुलायम सिंह यादव से लेकर लाइन लगा के समाजवादी पार्टी के नेता इसी संजारपुर में आतंकवाद के आरोपियों घर गए थे कि नहीं? बताइए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों घर गए थे कि नहीं, जिसके लिए सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आए थे, और वहीं ओवैसी जा रहे हैं। मगर इसी आजमगढ़ में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, भारत की स्वतंत्रता सेनानी, पहले आजादी के बाद फर्स्ट आर्मी के गैलेंट्री अवार्ड विनर, उसके घर पे कोई नहीं जाता, सिर्फ भाजपाइयों को छोड़कर। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये दोनों एक साथ और साथ मिलकर तो सरकार चला चुके हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो घटिया बयान दिया था, तब MIM और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी। हाँ, अंतर क्या है कि जो अभी ये बोल रहे थे ना ओवैसी कि मैं तो अब एक ऐसी लैला हो गया हूं जिसके सभी मजनू हैं, ना, मैं थोड़ा संशोधन करूंगा। वो लैला तो मुस्लिम वोटों को बना रखा है, जिसके समय मजनू है, और इस कदर सब एक दूसरे के पीछे जवाबी कव्वाली में लगे हैं कि देखे कौन सा सुर किसका आगे निकल जाए, तो ओवैसी हो या मुलायम सिंह हो या ममता बनर्जी हो या लेफ्ट हो। नकवी जी लिपापोती करने क्यों आए फिर सुधांशु जी? अगर गलती से बता नहीं दिया था साक्षी महाराज ने, तो बताने आए ना कि नहीं, ये देश हित में पार्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, समझाना क्यों पड़ा केंद्रीय मंत्री को? देखिए, नकवी जी ने सिर्फ ये कहा कि कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में रोका जा सकता है? देखिए, पवन खेड़ा जी यहां बैठे, उन्हें याद होगा जब श्री राम जन्म उत्तर प्रदेश में जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था 89 में, कांग्रेस ने केवल हल्ला मचाया मगर शिलान्यास होने दिया। मगर जब VP सिंह को मुस्लिम वोट खींचने थे तो उन्होंने तो रथ यात्रा के बारे में इतना गदर काट दिया कि लालू यादव जी ने गिरफ्तार कर लिया। लालू को लगा कि हम मुलायम VP सिंह जी से आगे निकल जाएं, तो मुलायम सिंह को लगा कि क्यों ना मैं लालू से आगे चला जाऊं, अब क्या करें, गिरफ्तार कर लिए लालू यादव जी, सारी दाल तो वही पिए जा रहे हैं, तो मैं गोली चलवा देता हूं। तो ये जो एक फियर्स कंपटीशन था मुस्लिम वोटों का, इसने तब भी देश का नुकसान किया था, आज भी देश का नुकसान कर रहे हैं। तो किरदार वही है, फितरत नहीं बदली।
मुस्लिम वोटों की लड़ाई में पवन खेड़ा जी, आपको लगता है कि जो मुस्लिम मतदाता हमारे साथ था वो भी खिसक जाएगा, इसीलिए आपको ओवैसी से इतनी दुश्मनी दिखाई देती है, बीजेपी की बी टीम दिखाई देते हैं? नहीं, हमें किसी से बैर नहीं है, लेकिन जो देश को बांट के राजनीति करे उसकी भी खैर नहीं। वो सुधांशु जी की आरएसएस हो या ओवैसी जी की मुस्लिम लीग हो, आज से थोड़ा ही है इनकी जुगलबंदी। इनकी जुगलबंदी अलग अलग पूरे इतिहास में अगर आप देखेंगे, मैं आपको 1909 जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले मॉर्ले मिंटो पैक्ट से शुरू करिए, फिर चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पर आइए, फिर 1932 के रिफॉर्म्स पर आइए, हमेशा जहां जहां अलग निर्वाचन मंडल की बात हुई, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। उसके साथ कौन खड़े थे? पूछिए सुधांशु जी, ये लोग खड़े थे, और पूछिए हमारे ओवैसी जी की पार्टी के लोग। हमेशा देखिए, मैं अपनी जाति से या अपने धर्म से मोहब्बत करूं, उनके लिए काम करना चाहूं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी जाति से मोहब्बत करूं और अंजना ओम कश्यप जी आपकी जाति के प्रति नफरत फैलाऊं, तो वो राजनीति हमें पसंद नहीं है। हम उस राजनीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाज उठाए। आप राजनीति करिए, आप हिंदुओं की राजनीति करना चाहते हैं करिए, संविधान आपको ये हक देता है। और ओवैसी साहब मुसलमानों की राजनीति करना चाहती है, बिल्कुल कीजिए, करिए, लेकिन उसका अगला कदम जो कि आरएसएस करती आई है, जो कि ऐसी तमाम पार्टियां करती हैं, फिर कि नहीं मेरे लिए तो ठीक है लेकिन मुसलमानों के खिलाफ हूं मैं, या मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूंगा, मैं हिंदुओं के खिलाफ हूं, इस तरह की राजनीति देश को पीछे ले जाती है। हम उसके खिलाफ अपनी सुधांशु जी, एक लाइन का जवाब, फिर मैं जाऊंगी वारिस पठान जी के पास। एक लाइन में इन्होंने सिर्फ ये कहा था ना कि विभाजन की राजनीति मैं सिर्फ एक फैक्ट रख के देता हूं। आरएसएस 1925 में बना, उससे पहले तो वजूद नहीं था। 1916 में सेपरेट इलेक्टोरेट, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, आपको न याद हो तो मैं बता देता हूं। आपके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे, आपके स्वागत समिति के अध्यक्ष जगत नारायण मुल्ला थे। कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ के मोती नगर में हुआ था, मुस्लिम लीग का रिवायान क्लब में हुआ था, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कांग्रेस ने मानी, आरएसएस का जनाब अस्तित्व नहीं था। फिर आगे हिम्मत बढ़ गई जिन्ना की, उन्होंने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, ये हिंदू उपाधि है, इसलिए हर फिल्म में आपने देखा होगा मिस्टर गांधी वो बोलते थे, आपने मान लिया। फिर और हिम्मत बढ़ गई, उन्होंने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा 1924 में, और हिम्मत बढ़ गई। आरएसएस तो 1925 से बना जाके, तब तक तो आप पूरा साष्टांग दंडवत कर चुके। पवन जी, 2 लाइन का जवाब, ये हमेशा एक लाइन और बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए सुधांशु जी, बोलिए सुधांशु जी। हाँ, मैं एक लाइन बोल दूं। तब जिन्ना की हिम्मत जब इतनी बढ़ गई तो उन्होंने कहा गोखले गांधी को छोड़िए, हमको वोट करिए। वही आज हो रहा है, जो कुछ किया इन तथाकथित सेकुलर दलों में। अब ओवैसी कह रहे हैं अब राहुल गांधी जी ममता को और मुलायम सिंह को छोड़िए, हमको वोट करिए। वही विचार हर मुद्दे पर पवन जी, अनुच्छेद 370 से लेकर तमाम मुद्दों पर वही स्टैंड है ना जो विपक्ष का है। नहीं थी सुधांशु जी, आरएसएस 1925 में बनी, कब प्रासंगिक हुई कब अप्रासंगिक हो जाएगी वो नहीं बात हो रही। हिंदू महासभा ने गांधीनगर अधिवेशन में अलग अलग मुल्कों की बात की थी या नहीं की थी, और उसमें पोस्टर क्या था? हिंदुओं के लिए सावरकर और मुसलमानों के लिए जिन्ना। अरे आप जिन्ना का प्रचार कर रहे थे, हिंदू महासभा भी क्या था? वही विचारधारा तो वही है ना, कोई अलग थोड़ा ही है, आरएसएस हो या हिंदू महासभा हो। आरएसएस की तब इतना आत्मविश्वास नहीं था जितना हिंदू महासभा को होता था। वो खुलकर सामने आते थे। गांधीनगर में नदी के तट पर जब आपका अधिवेशन हिंदू महासभा का हुआ तो पोस्टर बने थे जिसमें एक तरफ था हिंदुओं के प्रधान सावरकर और मुसलमानों के प्रधान जिन्ना। ये 2 अलग अलग मुल्क बनेंगे। ये है आपकी विचारधारा का इतिहास, और इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं ओवैसी साहब। पवन जी, बड़ी प्रसन्नता होगी। पवन जी, अपनी कुशलता से आप बहस तो हाईजैक कर लेते हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर लेते हैं, लेकिन चुनाव में नहीं हो पाता है। तभी तो 5 सीटें बिहार में लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मामला बिगाड़ दिया ना सरकार बनाने का। एक बार वारिस पठान जी से एक रिस्पांस देते हैं। वारिस जी, 2 बातें हैं। पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि आप नफरत का बटन ऐसा ऑन कर रहे हैं जो एक बार ऑन हो जाता है तो ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप बीजेपी का खेल कर रहे हैं, उनके पेट्रोल डीजल पर आपके हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जब से असद ओवैसी साहब ने ये डिसाइड किया है
कि हम पूरे देश भर में चुनाव लड़ेंगे, यूपी में लड़ेंगे, बंगाल में लड़ेंगे, गुजरात में लड़ेंगे, तब से काफी ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि अब ओवैसी क्यों आ रहे हैं, इन्होंने तो हमारे वोटों को ठेका लेके रख दिया था, ये तो सेक्युलरिज्म के नाम पे ठेकेदार बन गए थे, इनका तो ऐसा था कि बस हम ही को वोट दो, हम इख्तियार में बैठेंगे, मगर काम तो कुछ नहीं किया 70 साल में। अब हम मेहनत करते हैं, हमारे लीडर जो है 31 बनाने के लिए स्पेन और मैड्रिड तो नहीं जाते, हम तो यूपी में मेहनत कर रहे हैं, बंगाल में मेहनत कर रहे हैं, गुजरात में मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह की अनाप शनाप बातें लोग बकते रहेंगे। देखिए अंजना जी, आज तक हमने जो देखा है, मैं गुजरात में मैं खुद था, वहां के लोगों का मैंने रुझान देखा है, तो एक तरफ जा रहे कि आज तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, आज तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम कांग्रेस को वोट देते रहे। मगर 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? आज भी पवन खेड़ा साहब यहाँ बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ, इंपेरिकल डेटा है, 3 कमिटीज के रिपोर्ट है जो बताता है कि आज भी देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। और दूसरी बात, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हम तो दलित, आदिवासी, ट्राइबल्स, सबके लिए काम कर रहे हैं, सबका प्यार हमको मिल रहा है, सबकी मोहब्बत मिल रही है, सबके साथ एक साथ होकर हम काम कर रहे हैं देश में, तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? अरे साहब आप देखिए, जो काम करेगा जनता उसी के साथ जाएगी, जनता समझदार है। और आपके इल्जामात जो है, बेबुनियाद इल्जामात को आप आपके घर में रखिए, और ये पुराने हो गए। और जैसा असद साहब ने कहा कि मैं इस देश की लैला हूं और मेरे काफी सारे मजनू बन गए, अब ये मजनू अपनी अपनी अनाप शराब बातें कर रहे हैं, सुधांशु जी तो कह रहे हैं कि लैला अपने मुस्लिम वोट बैंक को बना लिया है, संविधान ने और वैसी जी उनके मजनू बने बैठे हैं। क्यों सारा दाव ही आप मुस्लिम बहुल इलाके में करते हैं जी, सारा दाव ही आप खेलते हैं मुस्लिम बहुल इलाके में। पठान साहब, नहीं, मैं सुधांशु जी को मैं याद दिलाना चाहूं, क्यों सुधांशु जी सिर्फ मुस्लिम ही क्यों वोट करेगा हमको? ब्राह्मण क्यों वोट नहीं करेंगे? दलित क्यों वोट नहीं करेंगे? आदिवासी क्यों वोट नहीं करेंगे? हमको सब लोग मिल रहे हैं। अब हम सीमांचल में जहां लड़े अंजना जी 20 सीटों पर, वहां 5 तो हमने हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया था, वो भी लड़े, हमने वहां पे गठबंधन किया था, वहां लड़े, हम यूपी के अंदर गठबंधन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमारे पे इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ, बात सही है कि हम मुसलमानों के लिए बात करते थे, करते रहेंगे, मगर साथ ही जो माइनॉरिटी का तबका है, ये पूरा जो दलित, आदिवासी, ये सब लोग हैं, ये आज सब हमारी तरफ देख रहे हैं अंजना जी, क्योंकि हम लोग काम में यकीन रखते हैं, काम में बिलीव करते हैं, और वर्क इज आवर आइडेंटिटी, और हम गुजरात देख लीजिए पवन जी, ठीक है, आप ही की बात आगे ले जा रहा हूं। पवन जी, गुजरात देखिए, खाम वोट जो कि क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम वोट, इनको मिलाकर एक वर्चस्व रह रहा था इन तमाम वोट बैंक्स में कांग्रेस पार्टी का, लेकिन अब आदिवासी संगठनों के साथ, पार्टियों के साथ वो अपना गठबंधन कर रहे हैं। ये एएम निकल जाएगा तो आपको तो ऐसा नुकसान हर राज्य में वो कर रहे हैं इस तरीके से, और ये उनका हक है, ये अधिकार है ना। अंजना जी, बिल्कुल उनका हक है, इसमें किसी दलित मुस्लिम गठबंधन पर उनकी नजर है, ये महाराष्ट्र से ही उन्होंने बता दिया। आप सब पर नजर रखिए, कौन रोक रहा है? सब उनका हक है, बिल्कुल। बात यह है कि अगर राजनीति को आप सीमित, मैं इसी जाति के लिए काम करूंगा, इसी धर्म के लिए काम करूंगा, तो वो देश के लिए अच्छी राजनीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी सदैव ये संघर्ष करती आई है कि साहब एक इंद्रधनुषी परंपरा है, कांग्रेस भी उसी इंद्रधनुष से ही उत्पन्न पार्टी है, ये भारत देश भी वही इंद्रधनुष है, तो उस इंद्रधनुष पर मैं सिर्फ एक रंग चुन लूं, कि इनकी इच्छा है, मैं क्यों रोकूंगा? हाँ, बंगाल में अब्बास सिद्दीकी ने इनको क्यों नहीं ज्वाइन किया पता है ना, वारिस पठान जी, क्यों उन्होंने लास्ट मिनट पे बोला कि भाई मैं ऐसी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। दार्जिलिंग में तो ये नहीं लड़ेंगे साहब, जहां भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है अपनी सीटें बढ़ाने का, कोलकाता, दार्जिलिंग, कहां लड़ेंगे? मालदा, कूच बिहार, और 140 सीटें नहीं चाहिए साहब इन्हें, हमें सिर्फ 25 सीटों पर जीतना है। तो अब्बास सिद्दीकी ने इसी बात को सुनकर लानत भेजते हुए ओवैसी साहब को कहा कि साहब ऐसी पार्टी में नहीं ज्वाइन करूंगा जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वेस्ट बंगाल में आ रही है। आपको मुबारक हो, आपको जो करना है करिए। मुनव्वर राणा साहब ने बड़ा अच्छा कहा बिहार चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन कि मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, ओवैसी जीत गया, लेकिन बिहार हार गया, भाजपा जीत गई साथ साथ। आपकी इच्छा है, आप जिसको जिताना चाहिए जिताइए, कौन रोकेगा आपको? लेकिन हम अपनी राजनीति पर जो सबके, नहीं वो कोई भी हो, जो शायर हैं, जब आपको अच्छे नहीं लगते, नहीं लगे, कोई बात नहीं। सर, एक पार्टी का जीतना एक राज्य की हार कैसे हो सकता है? जीत मुबारक हो, बिहार कोई खिलौना थोड़ी है। मेरी बात कहाँ मानोगे? तुमने तो झुटला दिए दुनिया में पैगंबर इतने, तो आप हमारी बात, जिसकी बात झुटलानी है झुटला दीजिए, जो सामने वो दिख रहा है। सुधांशु जी, ठीक है, एक रिएक्शन सुधांशु जी, मैं ये जवाब लूंगी उनसे। सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में, मालदा, मिदनापुर, कूच बिहार, एक सेकंड सुधांशु जी, सवाल तो सुनिए। गुलदस्ते में हर फूल जो है एक रंग का हो, ये आपकी स्ट्रैटेजी रहती है। वो तो चेहरा दिखाने के लिए, छुपाने के लिए, बचाने के लिए, जो भी हो, हिंदू उम्मीदवार भी खड़े करते हैं,
लेकिन आप तो कई राज्यों में क्या ज्यादातर जगहों पर कहीं पर भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को सीट नहीं देते, उम्मीदवार नहीं बनाते। हमारे तो 3 राज्यसभा में मुस्लिम सांसद है। बताइए किस पार्टी के 3 सांसद हैं? इसलिए केवल सीटों से नहीं होता है। हम किसके लिए ईमानदारी से करते हैं, हम कई बार बता चुके हैं। चाहे 12 करोड़ लोगों को, महिलाओं को गैस देना हो, या 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना देना हो, या जनधन योजना से जोड़ना हो, हमने नहीं देखा कौन हिंदू कौन मुसलमान और कह के हम नहीं करते। रही बात इसकी जो ओवैसी की पार्टी है, इसका क्या, इसका नाम ही है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन। फारसी का शब्द है इत्तिहाद, मुसलमानों का इत्तिहाद और एकता। और जो खेड़ा जी की पार्टी है, ये तो कह चुकी है, कर्नाटक में कहा कि 5% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, अब तक को नहीं। आंध्र में फिर कहा, फिर कोर्ट से मात खाए तो आंध्र में देंगे। 2012 में उत्तर प्रदेश में कमिट किए हुए हैं, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो ये सब इनका छुपा चेहरा है, उनका खुला चेहरा है, दोनों एक है। और एक बात और कह दूं अंजना जी, अभी आपने ऐसे खाम दिखाया, ऐसे जातिगत समीकरण बहुत देश में सब जगह बने। MY बना, अजगर, हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 जातियां, भूरा बाल। देखिए भारत की राजनीति का स्थापित सत्य हो गया। जातिगत विभाजन को कह दिया सोशल इंजीनियरिंग, जातिगत वैमनस्य सोशल जस्टिस का आधार, और जाति टूट जाए तो सांप्रदायिकता, और मुस्लिम अपीजमेंट सेकुलरिज्म। इसीलिए आप देखिए ओवैसी के खिलाफ सबसे पहले किसने बोला? ममता जी के ने नहीं बोला, उससे पहले वहां के इमाम ने बोला कि भाई ओवैसी को यहां नहीं लड़ना चाहिए। इमाम बोलेगा मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन से, और यह सेकुलर कहलाएगा। गजब का तर्क है भाई आपका। इसलिए देश की जनता ने ढका चेहरा और खुला चेहरा, यानी मास्क आजकल कोविड में सब लगाते हैं, मास्क के साथ चेहरा और मास्क के अलग चेहरा, सबको समझ लिया है। वारिस पठान जी बैठे हैं, गणपति बप्पा मोरिया कहने के ऊपर माफी मांग चुके हैं। मजलिस के बड़े अलंबरदार सिपाही हैं। वो तो बड़ा बुरा हुआ। सोचिए आपकी पार्टी में दिनेश वासने जी की पार्टी में ये सारी चोरियां इतने वर्षों से। देखिए हम लोगों को आपकी वकालत करनी पड़ी कि वारिस पठान साहब को आने तो दीजिए टीवी पे। अरे मुझे बोलने तो दीजिए, मैं तो आ गया, आपने बुलाया मुझे सुबह में, दोपहर को हाजिर था अंजना जी उस दिन। अब मैं जरा सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इतने वर्षों से आप शिवसेना के साथ भी थे, उनकी भी पार्टी का नाम देख लीजिए, अकाली दल भी पार्टी है, ऐसी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, मगर नहीं असद ओवैसी की पार्टी का ही नाम क्यों है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? अरे नाम देखो, काम देखो ना हमारा सुधांशु जी, काम देखो आपने क्या किया। अगर संविधान को बचाते हैं हम लोग, संविधान को बचाने की हम बात करते हैं, तो हम लोग आपकी नजर में एंटी नेशनल हो जाते हैं। और अगर मैं कुछ अलग बात करता हूं तो कांग्रेस की नजर में मैं सेक्युलर ही नहीं रहता हूं। तो हमारा असद साहब भी सही बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं। हमारी तो ये हालत है अंजना जी कि रजिया गुंडों में फंस गई है। कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते ही मैं हो जाता हूं, सेक्युलर नहीं रहता हूं। मैं भाजपा के अगेंस्ट बोलता हूं तो एंटी नेशनल हो जाता हूं, मुझे पाकिस्तान भेज देने की बात कर देते हैं, जबकि हम तो संविधान बचाने की बात करते हैं। दूसरी बात मैं पवन खेड़ा साहब को पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हम बंगाल में आ रहे हैं, अब वहां मुख्तलिफ इलाकों में लड़ रहे हैं। मुझे बताइए अभी जो राज्य चुनाव हुए वहां पे एमपीज के, उसमें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं लड़ी, हमारी पार्टी नहीं लड़ी। क्यों भाजपा 18 सीटों पर जीत गई? अरे आपकी नाकामियां को छुपाने के लिए आप दूसरे के सर पे कब तक दिगड़ा डालोगे? पवन जी से इसका जवाब लेंगे जल्दी से। अजय जी करना चाहिए अपने आप में कि आप कहां फेल है, आपके फेलियर का हमारे सर पे क्यों डालते हो? जवाब लेंगे, इसका जवाब लेंगे। ठीक है ठीक है वारिस साहब, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आएंगे, अरे आएंगे, बिल्कुल आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। अजय जी वो कह रहे थे कि रजिया वो है, बाकी सब गुंडा पार्टी। देश में आसमान में उसी की पतंग उड़ेगी। जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है उस पर ओवैसी की चोट की वजह से आज आप लोग सत्ता में हैं बिहार में। अंजना जी, मुझे जब कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, सपा, जब ये लोग आपस में बात करते हैं, बड़ा अच्छा एक गाना याद आता है, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला जुदाई जुदाई। ये लोग इतने मतलबी पार्टी हैं, इनका कोई मतलब है? इनको सिर्फ अपने से मतलब है। कांग्रेस अभी कह रही थी, पवन खेड़ा जी मेरे मित्र हैं, कह रहे थे कि इंद्रधनुषी हैं हम, 7 रंग को लेके चलते हैं। गजब का इंद्रधनुष फेंका था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। अच्छे खासे बाबा साहब के संविधान के 42nd अमेंडमेंट करके उसमें सेकुलर सोशलिस्ट घुटा दिया। क्या जरूरत थी? अपीजमेंट की तो शुरुआत उसी दिन से होती है। आज जब मुसलमानों के वोट पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी की पार्टी वो दूध की धुली पार्टी है, आज ओवैसी जी की पार्टी अगर आके इनके मुसलमानों के वोट पे फन काट के खड़ी हो गई है तो इनको परेशानी हो रही है। ये वही ओवैसी जी की पार्टी थी जो 2005 में मेरे आंखों का देखा हुआ है,
ओवैसी जी लालू यादव के घर के बाहर खड़े थे, लालू जी ने मिलने का समय नहीं दिया था। पत्रकारों ने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उनको बधाई देने आए हैं और उनको शुभकामनाएं देने आए हैं। आज वही ओवैसी आपके सर पे चढ़ के नंगा नाच कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। मुझे दिक्कत दूसरी चीज से है, अब निश्चित तौर पे हर देशवासी को भी दिक्कत होगी कि जिस ढंग से मुसलमानों ने आप लोग को सो कॉल्ड सेकुलर दलों को रिजेक्ट करके, अगर ओवैसी की पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी ही मानते हैं, तो सांप्रदायिक पार्टी को अगर चुनना शुरू किया इस देश में, तो आने वाले 10 साल के बाद, याद रखिएगा मेरी बात, जिन्ना पार्ट 2, मुस्लिम लीग पार्ट 2 की शुरुआत इस देश में आप लोग को ठीक रह जाएगा। ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि कैसे इसको अपने विश्वास को कायम रखें। लगा रहे हैं अजय लोग। बिहार में जहां तक हुआ कांग्रेस के 16 सीट पे लड़े, पर भी 5 सीट पे जीते। दिनेश जी देखिए अंजना जी, देखिए एक बार समझ लीजिए, मैं सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो मेजॉरिटी कम्युनल पार्टी होती है, जो मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म करती है, वो एक साथ जब सत्ता में आती है तो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता के भ्रष्टाचार और बेईमानी को बचाने के लिए वो एक माइनॉरिटी की कम्युनल पार्टी को पैट्रोनाइज करती है, उसको संरक्षण प्रदान करती है। और ये दे रहे हैं संरक्षण, वो दे रहे हैं ओबीसी साहब को। उनका अधिकार है, उनका जनवादी अधिकार है, वो चुनाव लड़े। बिहार के चुनाव में ये सिद्ध हो गया कि उनको क्यों वो वहां लड़े और सिर्फ कुछ सीटों पर उन्हीं क्यों लड़े। ये करेंगे हिंदी हिंदुस्तान, वो कहेंगे मुसलमान। और जो उनके मुंह से निकल गया ना वारिस पठान साहब को, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, आर यू ऑन सेकुलरिज्म? अजय आलोक जी कह रहे हैं साहब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म क्यों डाला? आर यू ऑन सेकुलरिज्म और आर यू फॉर कम्युनलिज्म? आई एम आस्किंग देम, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आप सांप्रदायिकता को चाहते हैं या सांप्रदायिकता के विरोधी? आई एम नॉट फॉर कम्युनलिज्म नॉट सेकुलरिज्म। अगर हमारे संविधान को आप पढ़ेंगे तो हमारा संविधान शुरू से सेकुलर था। आपने सेकुलर डाला, इंदिरा गांधी की चमचागिरी की आपने। 1975 के इमरजेंसी के वक्त कम्युनिस्ट तलवा चाट रहे थे कांग्रेस के। ये काम किया आप लोगों ने अपीसमेंट करने के लिए। देश में अपीसमेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत आप लोगों ने की है और आज आपका जूता आपके के सर पर पड़ रहा है तो आपको दिक्कत है। किया भी बिहार के चुनावों में सांप्रदायिकता फैलाने वाले आप लोग, यही से चर्चा सांप्रदायिकता फैलाने वाले आप। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे यही से चर्चा। एक बड़ी पार्टी जब मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स करती है, उसके बाद वो संरक्षण एक ऐसी पार्टी को देती है जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करती है। यह आरोप सीधा लगाया है प्रोफेसर साहब ने। इसका जवाब सुधांशु जी ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, देख रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत फिर से करते हैं, आपको ये बताते हुए कि जब आप मुस्लिम जनसंख्या देखते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम है, ये 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से है। वहीं पर मुस्लिमों की संख्या वाला दूसरा राज्य है, वो मुस्लिमों के अनुपात वाला तीसरा बड़ा राज्य। परसेंटेज वाइज आप देखें तो सबसे पहले लक्षद्वीप है, उसके बाद जम्मू कश्मीर और उसके बाद तीसरे नंबर पर है परसेंटेज वाइज पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग 27% मुस्लिम है। 65 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होता है। और मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, 24 परगना मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहीं जिले हैं और माना जा रहा है कि इन्हीं इलाकों में वो चुनाव में लड़ रहे हैं। ऐसे ही जब आप यूपी पर नजर डालेंगे तो लगभग 20% मुस्लिम यहां पर है और यहां पर भी वही सवाल ले जाके, ये देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं, आजमगढ़ से प्रचार की उन्होंने शुरुआत की है, यानी नजर उनकी सधी हुई है। मैं आपके पास सुधांशु जी अब वही सवाल लेकर आती हूं जो कहा है प्रोफेसर वार्ष्णेय ने। क्या ये मामला यही है, आप एक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी को संरक्षण देते हैं ताकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाए, उनका वो जब बिखराव करें तो आपको फायदा हो, जब आप बिखराव करें तो उनको फायदा हो जाएगा, और इसी में बिहार वाला मामला बन जाएगा। 5 सीट की जीत के साथ तेजस्वी का खेल बिगाड़ दिया ओवैसी साहब ने बिहार में। जो कुछ वार्ष्णेय जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। ये तो बड़ी स्थापित राजनीति रही है ना भारत में, पर किसने की है ये देखिए। 1990 में जब मुलायम सिंह ने कहा मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए मुस्लिमों, किसने समर्थन देके बचाया? कांग्रेस ने। एमआईएम के साथ गठबंधन करके उसको हैसियत किसने प्रदान की? आंध्र में सन 2004 में कांग्रेस ने। केरल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार किसने बनाई? कांग्रेस ने। बदरुद्दीन अजमल को असम में किसने खड़ा किया? कांग्रेस ने। और वार्ष्णेय जी आप तो भूल गए 69 में जब देश की पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी, जब इंदिरा जी ने अपनी पार्टी तोड़ी थी,
तब कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन देके बचाया था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी छोटी लगती होगी, अरे दुनिया में पूरी पार्टी थी 30-40 देशों में, और अब तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट भी बाहर आ गए हैं, जिसमें पता लगता कैसे आपने कांग्रेस को खड़ा किया और सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ल्ड क्यों हुए। अभी सबका दोष पत्र आपने लिख दिया, बस इतना बता दीजिए, फायदा तो होता ही है ओवैसी के चुनाव लड़ने से आपको। नहीं, देखिए फायदा तो हम होता ही अपना है। बताते हैं। अरे सुनिए ना, हम तो अपना बताते हैं ना। अरे हमारे साथ तो हम मुस्लिम वोट बटेगा, आपको फायदा होगा। ये तो सिंपल, आप तो पॉलिटिक्स समझते हैं अच्छे से। मेरी बात तो सुनिए ना। अंजना जी, हम तो बित्ते भर की पार्टी थे, तब से हमारे खिलाफ थे। 2 सीटों वाली पार्टी तब सारे हमारे खिलाफ थे। 1950 से खिलाफ थे, 60 से खिलाफ थे। बताइए, आरएसएस के जमाने से गाना गाते हैं, जब पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। तो हम तो इसका उल्टा अनुभव किए हैं, इन्होंने उल्टा किया है। और इसीलिए मजलिस तो खुलेआम कहती है कि हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये लोग दिल में रख के कहते हैं। कहावत है ना, शब्दशः न लिया जाए कि अंदर से मैलो हियो और बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौवा तनमन एक। तो वासने जी की पार्टी और खेड़ा जी की पार्टी अंदर से कहानी कर रही है, और ओवैसी की पार्टी खुलेआम कह रही है, मगर दोनों का मंतव्य, लक्ष्य और गंतव्य एक ही। पवन जी इसका जवाब बाद में देंगे, पहले वारिस पठान साहब हाथ उठा रहे थे। वारिस पठान जी, वही लड़ेंगे जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक होगा, वहां पर हिसाब से फिर देख लेंगे किसको उम्मीदवार बनाना है। लेकिन हमने तो दिखा दिया सर पूरा अंक गणित आपका। अंजना जी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान को मानते हैं। जिस तरह कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को, बीजेपी को लड़ने की इजाजत है, उस तरह हमको भी लड़ने की इजाजत है। हम लड़ेंगे, और हम लोग लड़ते हैं तो हम लोग ये सोच के नहीं लड़ते हैं कि सामने वाला जीत जाए। हम ये सोच के लड़ते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार जहाँ जहाँ खड़े हैं वो लड़े और जीते। अब आप देखिए, हमने गुजरात के अंदर वहाँ पे बीटीपी के जो प्रेसिडेंट है छोटू भाई वसावा साहब, उनके साथ में गठबंधन किया, वहाँ पार्टी ने फैसला किया उनके साथ में मिलकर लड़ेगी। अब जो एसबी के यूपी के अंदर ओपी राजभर साहब है, हम उनके साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं। बाकी मुख्तलिफ और पार्टियां हमसे जुड़ रही है। तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, हाँ मुस्लिमों की तो हम आवाज है, लड़ रहे, मगर हम सबको साथ में लेकर लड़ रहे, सबको साथ में लेके एक साथ आगे आ रहे, सबका काम करना है हम लोगों को। और ये तो पार्टियां हैं अंजना जी, इन सबके पेट में दर्द शुरू हो गया है क्या? हम लोग क्यों आ रहे हैं? अरे हम आएंगे, लड़ेंगे। और देख लेना सुधांशु जी, आने वाले चुनाव के अंदर आपको यूपी, बंगाल, गुजरात के अंदर मैक्सिमम असद ओवैसी की हरी पतंग उड़ती हुई दिखेगी, क्योंकि लोगों की मोहब्बत आप देख चुके हो। यूपी के अंदर सिर्फ असद ओवैसी का एक काफिला निकला, सबकी हालत खराब हो गई। अखिलेश कुछ बोलने लग गए, वहां ममता दीदी कुछ बोलने लग गई। तो हम तो लड़ेंगे ना अंजना जी, लड़ने से रोका है कि? अभी तो मेरी एक बात सुन लीजिए सुधांशु जी, ये तो सिर्फ एक झांकी है असद भाई की, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और पूरा देश देखेगा कि देश की मोहब्बत हमारे साथ है। देश के लोग चाहते हैं कि आज हमारे पास एक ऑप्शन, एक विकल्प है, हम असद ओवैसी की पार्टी को जिताएं और हमारा काम करें, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं। अब इन्होंने कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं। सुधांशु जी एक दिन आप मेरे साथ हैदराबाद आइए। अंजना जी एक सेकंड, सुधांशु जी आप तेलंगाना आइए, मेरे साथ देखिए हमारे जो हॉस्पिटल और स्कूल है उसमें सब जाति वर्ग के लोग आते हैं, सबका इलाज मुफ्त में होता है। हम तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं बांटते, कहीं भी हम तो रिलीजन की बात नहीं करते कि तुम हिंदू मैं मुसलमान, नहीं। हम तो संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं और सबको सेकुलरिज्म के दायरे में रखकर अपना जो भी है हमारा काम दिखाते हैं। तो उसमें आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस को तकलीफ क्या है? कांग्रेस का खेल खत्म, हम घूमने फिरने में विश्वास नहीं रखते। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। सुधांशु जी एक लाइन में देखिए, वारिस पठान ने तो यह कहा कि हमें मोहब्बत बोला और ओवैसी साहब लैला बोले। मैं हकीकत में बताऊं, ये मुसलमानों से मोहब्बत जाहिर करने वाले बहुत लोग हैं, मगर सारी पार्टियों में एक चीज कॉमन है कि सब उनको ये सिखाते हैं कि अदावत तुमको बीजेपी से है, बीजेपी को तुमसे सबसे बड़ी अदावत। इसमें सारे मजनू कॉमन है। और हकीकत क्या, इसी वजह से जो वारिस पठान की पार्टी कहती थी हमने 800 साल इस देश की हुकूमत की, आज कहते हैं हम तो साहब शेड्यूल कास्ट से भी बुरी स्थिति में आ गए। सच्चर कमेटी में क्यों हुआ मैं बताता हूं। किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। आप सब ने मुसलमानों को इस मुकाम तक पहुंचाया। पवन खेड़ा जी। अंजना जी, ये हरी पतंग, कटी पतंग, ये तो वारिस पठान जी ज्यादा जानते होंगे, लेकिन सुधांशु जी की राजनीति चलती है ये बताकर कि साहब देखो हिंदू खतरे में है। वारिस भाई की राजनीति चलती है बताकर मुसलमान खतरे में है। इन दोनों की राजनीति अगर चलती रहेगी तो देश खतरे में है, और हम यही दिखा दिखाकर देश को
वाकई आश्वस्त करेंगे कि इसी तरह की राजनीति देश को डुबाती है। सुधांशु जी कह रहे थे हम तो ना हिंदू देखते ना मुसलमान, बिल्कुल सही, ना आप हिंदू देखते ना मुसलमान। अरे जब पूरे के पूरे गुलिस्तान को रौंद रहे हैं, कभी नोटबंदी से रौंद रहे हैं, कभी किसानों पर को रौंद रहे हैं, कभी महंगाई से रौंद रहे हैं, बेरोजगारी से रौंद रहे हैं, उसमें थोड़ी देखते हैं आपके हिंदू रौंदा जा रहा है या मुसलमान। बिल्कुल आप सबको रौंद रहे हैं इसमें। हम तो कहते हैं इस बात को, पूरा देश मानता है, अब इस बात को मानने लग गया है कि मोदी जी पूरे देश को रौंद रहे हैं, सबका विनाश। उसमें नहीं वो देख रहे कि कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन हिंदू, कौन मुसलमान। बिल्कुल मैं आपसे आज पहली बार और शायद अंतिम बार सहमत हूं, लेकिन अंजना जी इस तरह की भय की जो राजनीति ये दोनों लाते हैं, ये इसमें विकास फिर टीवी की स्टूडियो डिबेट्स में रह जाता है, मैनिफेस्टोज में रह जाता है और भाषण में रह जाता है, फिर सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति चलती है। वो हम नहीं चलने देंगे। आ जाइए अपनी हरी पतंग लेकर, आ जाइए अपना जो भी कमल लेकर, हम भी दिखाएंगे और देश भी दिखाएगा इनको कि कैसे संविधान को बचाने की बात करना गलत है, तो मैं हमेशा गलत करता रहूंगा। अगर संविधान के दायरे में रहकर मेरी बात रखना गलत है तो पवन खेड़ा जी मैं गलती करते रहूंगा। मैं संविधान को बचाने की बात करता हूँ, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। मैं चुनाव लड़ने की बात करता हूँ, आप संविधान की डिवीजन की बात करते हो। मैं काम करने की बात करता हूँ, आप घूमने फिरने पे चले जाते हो। तो मैं क्या करूँ? मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ हूँ। अजय आलोक जी, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, क्या देता हूँ, कहिए मोदी जी को कि ले आए संशोधन और सेकुलरिज्म शब्द के आप खिलाफ है, हटा दीजिए संविधान से। अजय आलोक जी आप तो सत्ताधारी दल के हैं, आप तो एनडीए के हिस्से हैं और बड़े महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहले आप बोलिए, आप आज यहाँ घोषणा करिए कि नीतीश बाबू चाहते हैं कि सेकुलरिज्म शब्द संविधान से बाहर। सबसे पहले इन लोगों को एक गलतफहमी क्लियर कर दूं, अंजना जी आपके चैनल पे भी ये कहना जरूरी है। एक मिनट पवन जी, एक मिनट। ओवैसी जी की पार्टी ने सिर्फ आरजेडी और महागठबंधन को नहीं नुकसान पहुंचाया, ओवैसी जी की पार्टी ने हमें जेडीयू को डायरेक्टली 9 सीटों पे नुकसान पहुंचाया है। तो मुस्लिम वोटों का सिर्फ हिस्सा अपने हिस्से में लेने के लिए इतनी बेचैनी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने सेकुलरिज्म का शब्द कब 42nd अमेंडमेंट का इसलिए बोला था क्योंकि इमरजेंसी के दौरान विपक्ष के सांसदों को जेल में रख के 42nd अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं थी, उसमें सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जोड़ने की जरूरत नहीं थी। बाबा साहब के संविधान में 1951 में नेहरू जी के सामने पहले अधिवेशन में कहा गया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज सेकुलर। फिर क्या जरूरत थी करने की आपको? आप लोग तो ये काम करते गए मुस्लिम अपीजमेंट में, और इसी अपीजमेंट को जब ओवैसी ने 10 गुना बढ़ा दिया तब आपको दिक्कत हो रही है। मैं तो यही बात कह रहा हूँ, आप ही की बात को ओवैसी ने आप ही के मुंह पे मार दिया और इसीलिए छटपटाहट है आपको समाजवादी पार्टी को। नीतीश कुमार जी संविधान में सेकुलरिज्म शब्द हटाना चाहते हैं या आप घोषणा करके जाइए, भाषण मत दीजिए, सरेआम बोलिए कि आप सेकुलरिज्म शब्द हटवाएंगे। अरे मेरी घोषणा करने की क्या जरूरत है? आप तो इमरजेंसी के लिए माफी मांग चुके हैं, हाथ जोड़ जोड़ के पता नहीं कितनी बार। मेरी घोषणा करने की जरूरत क्या है पवन खेड़ा जी? आपके सर्वोच्च नेता ने एक बार नहीं 5-10 बार माफी मांगा होगा, आप लोग 100 बार माफी मांग चुके हैं इमरजेंसी के लिए। इसका मतलब तो इमरजेंसी में की गई हर चीज गलत थी। मेरे कहने से क्या होगा? क्या देश नहीं जानता कि इमरजेंसी एक गलती की आप लोग की? आप कहते हैं कि वो क्या हुआ सही था 42nd अमेंडमेंट? आप ये बोलिए, मैं आपको चुनाव 42nd अमेंडमेंट आपने जो किया इमरजेंसी में सही था? क्या आप सेकुलरिज्म 42nd अमेंडमेंट जो आपने इमरजेंसी में किया क्या वो सही था? आप बताइए। भाषण मत दीजिए स्टूडियो में। इमरजेंसी के दौरान जो आपने काम किया क्या वो सही था? कीजिए कि 303 इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया क्या वो सही था? मुसलमानों की नसबंदी सही थी? खिलाफ है मुसलमानों की नसबंदी सही थी? 42nd अमेंडमेंट सही था? आप बताइए ना, प्रेस की आजादी खत्म करना सही था? कितनी बार माफी मांग के फिर वही पे आगे ढाक के घोषणा करने की हिम्मत आपसे बहस करना ही बेकार है। एक दिन सेकुलरिज्म शब्द पर बहस करेंगे क्योंकि इस पर इतनी डिवाइडेड ओपिनियन है, ये दिख रहा है मुझे। पवन जी एक सवाल है, पवन जी एक सेकंड वो कमिट नहीं करेंगे, पवन जी वो कमिट नहीं करेंगे। अभी संविधान के खिलाफ इस तरह से खुलेआम बोलना इतना आसान नहीं है। पवन जी एक सवाल आपसे, हिम्मत दिखाइए। 303 सीटें हैं, पवन जी एक सवाल। अरे मोदी जी की तो 303 ओवैसी ने सीटें हैं। आप जैसी पार्टी, सुनिए, कांग्रेस हो तृणमूल हो, दोनों को जवाब देते हुए एक वक्त पर लिखा कि आप लोगों को आदत हो गई है आपकी बात मानने वाले मीर जाफर और सादिकों का सामना करने की। आप लोगों को ऐसे मुस्लिम पसंद नहीं है जो सोच सकते हैं, जो अपने लिए बोल सकते हैं। क्या ये वाकई ऐसा मामला नहीं है? वो खुलकर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे जितना भी नकारे। वो मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनाने की फिराक में पूरे देश में घूम रहे हैं। क्या यही डर नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि जो एक लॉयल वोटर हमारा था वो भी खिसक रहा है
क्योंकि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां नहीं थी वहां पर तो आपका वर्चस्व अभी भी दिखता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसी जगहों पर, लेकिन वो भी खिसक जाएगा अगर हर जगह उनकी एंट्री हो जाती है। अंजना जी, क्योंकि यहाँ सब इतिहास की बात करते हैं, तो 1937 का जो चुनाव था जिसमें बड़ा भयंकर प्रचार था, सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमानों के लिए अलग, कितना परसेंट वोट ले गए? 4% मुस्लिम लीग। हमें ये डर नहीं है कि कौन सी जाति, कौन सा मजहब, जी नहीं। जो पार्टी पूरे देश की बात करती है, जो पार्टी एक इंद्रधनुष की बात करती है, उसको क्या डर होगा? ठीक है, उतार चढ़ाव होता है, हार जीत होती है, इसका क्या मतलब है? अगर हम भी कोशिश करते 1952 में सिर्फ मेजॉरिटी की बात करते, कौन रोक सकता था उस वक्त? हमने नहीं की। हमने कठिन रास्ता चुना। क्या था वो कठिन रास्ता? कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों का सम्मिश्रण था कांग्रेस। लेकिन उस कांग्रेस में और आज की भी कांग्रेस में एक्सट्रीम लेफ्ट की भी जगह नहीं है और एक्सट्रीम राइट की भी जगह नहीं है। ये लोग एक्सट्रीम राइट की बात करते हैं, वो ओवैसी जी हो या वो सुधांशु जी हो। हम इन दोनों की बात के खिलाफ सेंट्रिज्म की बात करते हैं। क्या है वो सेंट्रिज्म? सेंट्रिज्म है लेफ्ट और राइट का सम्मिश्रण। ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे। वो लेफ्ट वर्सेस राइट नहीं है, वो लेफ्ट एंड राइट है। दैट इज सेंट्रिज्म। लेफ्ट और राइट का सम्मिश्रण है कांग्रेस, लेफ्ट वर्सेस राइट नहीं है। लेकिन वक्त बदला है ना पवन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से ना लेफ्ट रहे ना राइट रहे, सेंटर आउट हो गया? कांग्रेस सुनिए, होली अलायंस ऑफ लेफ्ट एंड राइट। आज हर कोई यही पूछता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ना लेफ्ट ना राइट। मैं बताता हूँ, देखिए अभी पवन खेड़ा जी ने गायब हो रहे हैं देश के विकास, प्लेटफॉर्म जो बीजेपी के दुष्प्रचार के शिकार बन चुके हैं, जो सोचते हैं अरे साहब देखिए एक विक्टिम कार्ड है सर। ना पवन जी, ये विक्टिम कार्ड है। आपकी कोई विक्टिम नहीं है, माफ करिएगा। नहीं, देश को विक्टिम बनाया जा रहा है, हम नहीं बन रहे विक्टिम, माफ कीजिएगा। ओवैसी जी की पार्टी हो, सुधांशु की पार्टी हो, ये लोग मिलकर विक्टिम। देखिए अभी पवन खेड़ा जी ने बात कही तो आपने बहुसंख्यक राजनीति का ऐसा दबदबा इस देश में बना दिया है। ठीक है, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं। हम नहीं खेलते विक्टिम कार्ड। आपने बहुसंख्यक राजनीति का ऐसा दबदबा इस देश में बना दिया है कि अब यही चल रहा है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक राजनीति। किसने बनाया? देखिए पवन खेड़ा जी ने कहा, सुधांशु जी से पूछ रही हूँ पवन जी, सुधांशु जी से ही पूछ। अरे मैं ही जवाब दे रहा हूँ पवन जी, मैं ही जवाब। पवन खेड़ा जी ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे विषय उठाए जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, विकास, विनाश, सब प्रकार के शब्द उन्होंने प्रयोग किए, इंद्रधनुषी बात कही। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये ओवैसी साहब कौन सा वोट बांटने आ रहे हैं, बेरोजगारी वाला कि महंगाई वाला, विकास वाला या शिक्षा वाला? तो भाई बात तो ये कही जा रही है और चिंता इंद्रधनुष में एक रंग की हो रही है। अब वो सेकुलर वोट बांटने आ रहे हैं। अब सेकुलर वोट के ऊपर पवन खेड़ा जी बहुत चुनौती दे रहे थे आज आलोक जी को। तो मैं एक बात कह देता हूं, पवन खेड़ा जी संविधान सभा की जाके कार्रवाई देखिए। सेकुलर वर्ड पे जब बहस हुई, एचसी मुखर्जी ने वो विषय रखा, फिर एक मिस्टर शाह थे उन्होंने बोला, लोकनाथ मिश्रा ने बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, और क्या विषय आया कि अगर अल्पसंख्यक रखेंगे तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। अंजना जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि चूंकि नेहरू जी अल्पसंख्यक रखना चाहते थे, इसलिए सेकुलर वर्ड को संविधान सभा ने खारिज किया। संविधान सभा ने सेकुलर वर्ड को खारिज किया और आपने 42 संविधान संशोधन बोला। अरे हिम्मत है तो बताइए, आप बहुत चुनौती दे रहे थे ना, मैं चुनौती देता हूँ। अरे हाँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं फिर दे रहा हूँ। सुन लीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। संविधान की प्रस्तावना जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा कहा था, उस आत्मा को उजागर लोकतंत्र का गला घोटकर आपने सेकुलर छोड़ा कि नहीं? और दर्शकों से कहता हूँ, जाइए संविधान सभा की जाके प्रोसीडिंग देखिए, सेकुलर वर्ड के ऊपर क्या बहस हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ, अंदर से चेहरा कुछ और, बाहर से कुछ और, अरे हकीकत कुछ और। ब्रेक का टाइम हो गया सर, एक लाइन में बोलना पड़ेगा। पानी पी लीजिए, शांति से सुन लीजिए जल्दी से सर। ये कौन सा वोट बांटेंगे, बेरोजगारों का वोट बांटेंगे या किस नौजवानों का, एक किसानों का बात वो नहीं है। ये ऐसा काम कर रहे हैं आप और ओवैसी जी मिलकर कि बेरोजगारी की बात ही ना हो, बात ही राजनीति में सिर्फ हिंदू और मुसलमान की हो। ये वो पिच है जो सिर्फ हिंदुवादी भारतीय जनता पार्टी ओवैसी खेलेंगे। बेरोजगारी की बात लेना ही पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, देखते रहिए। विपक्ष का असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्यों गदगद है साक्षी महाराज, किसी पर देख रहे थे आप हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।